सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 के चित्रों का अध्ययन किया। दोनों ही चैत्य गुफाएं हैं। आज हम गुफा संख्या 16 जो एक विहार गुफा है, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यह गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है और ये जो 16 नंबर की गुफा है, ये समस्त गुफाओं के बीचों बीच स्थित है और इस गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 हाथी भी उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार से ये जो उत्कीर्ण हाथी है, ये इस गुफा की शोभा भी बढ़ाते हैं। इस गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर एक लेख भी प्राप्त हुआ है। जैसे कि कोई भी लेख होता है, वो किसी वस्तु विशेष या सामग्री या फिर किसी स्थान विशेष की वास्तविक जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो इस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि इस गुफा का जो निर्माण है वो 475 से 500 ईस्वी के मध्य हुआ और उस समय वाकाटक राजवंश का राज्य था। जैसे कि मैंने बताया था कि अजंता की गुफाओं के निर्माण काल के साथ साथ विभिन्न राजवंशों ने, विभिन्न शासकों ने शासन किया, जिनमें आंध्र सातवाहन, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य इत्यादि राजवंश आए थे। वाकाटक राजवंश के ही राजा हरिसेन, उसके मंत्री वराहदेव ने इस गुफा का निर्माण करवाया था और इस गुफा का निर्माण कराने का एक विशेष उद्देश्य था। उन्होंने इस गुफा को तपोधन तापसो के निवास हेतु दान किया था। एक तरह से बौद्ध संघ के निवास हेतु इस गुफा को दान स्वरूप बनवाया गया था। जो कि धार्मिक कोई भी स्थान है, कोई भी धर्म में उसको दान में देने की परंपरा पहले से चली आ रही है, तो यहाँ भी इस गुफा को निवास हेतु दान किया गया था। यहाँ पर एक विशाल बुद्ध मूर्ति प्राप्त होती है। यह जो चित्र में आप बुद्ध मूर्ति देख रहे हो, यह जो बुद्ध मूर्ति है, यह एक विशेष मुद्रा जिसका नाम है प्रलंबपाद मुद्रा में प्राप्त हुई है। इस मुद्रा में क्या है कि भगवान बुद्ध एक ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनके दोनों हाथों की कोहनियां उनके घुटनों की तरफ झुकी हुई है और उन्होंने अपने दायां हाथ के अंगूठे और एक अंगुली से अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली अंगुली को पकड़ रखा है और इस तरीके से इसको चैत्य मंदिरम भी कहा जाता है। इस प्रकार इस 16 नंबर की गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें 14 चित्र सबसे अच्छी स्थिति में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन चित्रों से। सबसे पहले हम जिस चित्र का अध्ययन करेंगे उसका नाम है नंद कुमार का वैराग्य या नंद कुमार का भिक्षुक हो जाना। मैं आपको बता दूं कि नंद कुमार कौन था। नंद कुमार जो है वो भगवान बुद्ध का ही भाई था, मौसेरा भाई, और उनके भिक्षुक बन जाने के ऊपर, उनके वैराग्य धारण कर लेने पर यह जो चित्र है वो बना हुआ है। वैराग्य धारण करना का मतलब है कि वो एक तरह से जो भौतिक जीवन है उससे दूर हो जाता है। सभी प्रकार की जो मोह माया है, धन वैभव समृद्धि है, उससे दूर हो जाता है और वो भिक्षु का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर जो नंद है, भगवान बुद्ध का भाई नंद, वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है, बौद्ध संघ में शामिल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस चित्र में क्या है। इस कथा में क्या होता है कि भगवान बुद्ध जो है वो कपिल वस्तु आते हैं अपने नगर, जो कि भगवान बुद्ध सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं और वो अपने उपदेश देने के लिए गांव गांव नगर नगर घूमते हैं। इसी क्रम में
वो उपदेश देने के लिए और साथ ही भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने नगर कपिलवस्तु आते हैं और वहाँ अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल से भी भेंट करते हैं, भिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके पश्चात वो अपने भाई नंद के घर जाते हैं और वहाँ से वो भिक्षा प्राप्त करते हैं और साथ ही वो नंद को भिक्षुक बनने के लिए भी आश्वस्त करते हैं, वो बौद्ध संघ में शामिल करने के लिए आश्वस्त करते हैं। क्योंकि जो बुद्ध का भाई है नंद, उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि वो मुंडन करवाए और बौद्ध संघ में शामिल होवे। उसकी इच्छा के विपरीत उसका मुंडन करवा दिया जाता है और उसको भिक्षुक बना दिया जाता है और संघ में उसको शामिल कर दिया जाता है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध जो है गांव गांव नगर नगर उपदेश देते हैं, तो उनके उपदेशों को सुन करके जो अन्य लोग हैं वो भी उनके अनुयायी बन जाते हैं और वो भी बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। एक तरह से एक बड़ा एक संघ बन जाता है। इस प्रकार से इस संघ में नंद भी शामिल हो जाते हैं। अब जो चित्र है उसमें यह दिखाया गया है कि इसमें एक नाई जो है वो नंद के बाल काट रहे हैं और नंद थोड़ा सा पुलकित या फिर संकुचित स्थिति में है और वह अपनी पत्नी के मोह में डूबा हुआ है, पूरी तरह से लीन है। मतलब अभी उसका अपनी पत्नी के प्रति जो मोह था वो टूटा नहीं है। और उस स्थिति का लाभ उठा करके जो अन्य बौद्ध भिक्षु है वो उसकी खिल्ली उठाते हैं कि एक तरह से तो तू पत्नी के मोह में लीन है और नई नई शादी भी हुई है और फिर वो मुंडन भी करवा रहा है, बौद्ध संघ में शामिल हो रहा है। इस तरीके से मतलब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। और ऐसे में क्या है कि जो नंद है वो फिर ज्यादा दृढ़ हो जाता है और वो दृढ़ होकर के फिर वो वैराग्य धारण कर लेता है। इस प्रकार का यह दृश्य है। एक मंडप में नंद को बैठा हुआ भी चित्रित किया गया है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध का भाई है नंद, वो वैराग्य धारण कर लेता है। अब आगे की जो कथा है वो इसी से जुड़ी हुई है। मैं आगे की जो कथा बताऊंगा आपको वो है मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी में क्या है कि एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी राजकुमारी का चित्र है जो बहुत ही पीड़ा में या फिर कहे कि असहनीय स्थिति में है, दुख में है और एक तरह से मरने की स्थिति में है। और उसकी स्थिति का क्या कारण है तो मैं बता दूं। पहले वाली जो हमने कथा अभी मैंने आपको बताई, नंद कुमार का वैराग्य धारण करना, तो जो नंद है वो इसी स्त्री के पति है और यह जो स्त्री है इसका नाम है सुंदरी। ठीक है, तो नंद की जो पत्नी है वो सुंदरी है और सुंदरी के प्रति नंद को बहुत ज्यादा मोह था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मोह तोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया। लेकिन जो सुंदरी है उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि जो नंद है वो वैराग्य धारण करे। चलिए, अब इस चित्र में क्या है, यह जो स्त्री है यह एक तरह से एक आसन में बैठी है, उसने अपना सिर लटकाया हुआ है, उसके नेत्र है वो अध खुले हैं। अब देखिए कैसी स्थिति होती है, जो मरणासन वाली स्थिति होती है ना, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है मरणासन राजकुमारी। तो उसके नेत्र है वो अध खुले हैं, शिथिल अंगों सहित वह बैठी है, बड़े ही ढील ढाल वाले उसके अंग है, पूरी तरह से मतलब अपना शरीर में बिल्कुल भी उसके शरीर में जो है एनर्जी नहीं है। उसके आंखों में भी आंसू टपक रहे हैं, उसके होंठ भी कांप रहे हैं, कमर और जो उसके कंधे हैं वो झुके हुए हैं, उसकी भौहें हैं वो बड़े ही उदासीन हैं। मतलब शरीर बिल्कुल ऐसे दुबला पतला दिखाया है, मतलब लगे कि यह मरणासन राजकुमारी का चित्र है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भावों के प्रदर्शन में यह चित्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब रेखांकन और रंगांकन की बात दूर है, ये भावों के प्रदर्शन में सबसे श्रेष्ठ चित्र माना गया है। क्योंकि इस चित्र को देखने के बाद हमें भी ऐसा ही भाव, हमें भी यही महसूस होगा कि बड़ा ही ये पीड़ा का दृश्य है। एक तरह से हमें भी वही पीड़ा होगी
जो इस चित्र में चित्रकार ने दिखाई है। अब चित्र में क्या है, ये जो स्त्री है वो इस अवस्था में बैठी है और इसके पीछे एक दासी है, वो इसको सहारा देकर के खड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हो, यह स्त्री है जो बैठी है, जो श्याम वर्ण में है, और इसके पीछे एक दासी है, वो खड़ी है और इसको सहारा दे रही है। और पास में एक स्त्री और बैठी है जो इसको सांत्वना दे रही है और इसकी जो नाड़ी है उसको छू करके, उसका परीक्षण करके यह जांच रही है कि क्या स्थिति है, क्या बीमारी है। और उसी के पास एक और स्त्री खड़ी है जो पंखा झुला रही है, और सामने आसपास में और भी लोग बैठे। चित्र में एक तरफ एक वृद्ध व्यक्ति को सफेद टोपी लगाए खड़ा दिखाया गया है। समीप ही एक खंबे के पीछे एक व्यक्ति को बैठा दिखाया गया है, और द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में मुकुट है, और यह जो मुकुट है वो नंद कुमार का है। इस प्रकार संपूर्ण परिवेश चित्र को भावों की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाता है, या कहे तो कथानक से दर्शक को जोड़ने का काम करता है, जिससे सारा माहौल देखकर हम परिस्थिति का ज्ञान लगा लेते हैं। इस प्रकार इस चित्र के विषय में ग्रिफिथ महोदय का कथन है। ग्रिफिथ महोदय जो हमने पहले पढ़ा था, इन्होंने अजंता के गुफा चित्रों की अनुकृतियां अपने शिष्यों के साथ तैयार करी थी। इन्होंने कहा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का कलाकार इससे अच्छे रंग भर सकता था, किंतु दोनों में से कोई इससे अधिक सुंदर भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। अर्थात इनका कहने का अर्थ यही है कि जो पश्चिम के जो चित्रकार है, जो कलाकार है, ये दोनों ही देश जो है, फ्लोरेंस और जो वेनिस है, ये दोनों ही जो स्थान है ये पश्चिम के हैं, और वहाँ के कलाकार वो कला की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। और कहे तो फ्लोरेंस का जो चित्रकार है वो रेखांकन की दृष्टि से श्रेष्ठ है, और वेनिस का जो कलाकार है वो रंगांकन की दृष्टि से श्रेष्ठ है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी अजंता के इस चित्र के समकक्ष भावों का सुंदर प्रदर्शन नहीं कर सकता। मतलब भावों की प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता का यह जो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार अपना यह चित्र पूर्ण होता है। आगे हम पढ़ेंगे अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट। धन्यवाद।